हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चौरसिया कोचिंग क्लास। मैं रामभवन चौरसिया आज आपको अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अवहट्ट भाषा के व्याकरणिक स्वरूप का अवशेष भाग पढ़ा रहा हूँ। इसके पूर्व में जो है अवहट्ट भाषा के व्याकरणिक स्वरूप का 5, 6, 7 और ये हमारा 8वां वीडियो जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ यह है। चूँकि जो अवहट्ट भाषा का साहित्य है और जो उसका वर्ड का चेंजिंग अवहट्ट भाषा में हुआ है भ्रंश से, वह एक बृहद स्तर का है और चाहते हुए भी मैं जो है इसको शॉर्टकट में नहीं बना सकता। और अगर मैं शॉर्टकट में बनाऊं तो बहुत से ही महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य इसमें छूट जाएंगे। छोटी छोटी बात है क्योंकि ये कहानी नहीं है, जैसे ये साहित्य नहीं है कि मतलब जो है कथा और कहानी पढ़ते जाइए या उसमें से कुछ छोड़ जाए तो जोड़ दीजिए। यह चूँकि व्याकरण हम पढ़ा रहे हैं, आपको ग्रामर पढ़ा रहे हैं, तो ग्रामर में कहीं से भी जो है एक प्रश्न आ सकता है कि अभ्रंश भाषा में जैसे चला ही था तो अवहट्ट भाषा में चला ही कैसे हो गया। उसमें एक बिंदी का जो है जिसके मैं आगे पढ़ाऊँगा, एक उदाहरण के रूप में मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ। इस जो वीडियो है इसका क्या महत्व है। जैसे मान लीजिए कि एक है चला ही और एक है चला ही, देखिए दोनों में एक ही जो है ठीक है। अब एक इसमें है अपभ्रंश और एक है अवहट्ट, ठीक है। दोनों में देखिए चला ही लिखा है, ठीक है। अब इसमें कौन अपभ्रंश का है कौन अवहट्ट का है, मात्र एक बिंदी की कमी है। यहाँ बिंदी है, जो अपभ्रंश भाषा था वो चला ही इस तरह लिखा जाता था जिसमें बिंदी नहीं थी है पर, और अवहट्ट में जो है यहाँ एक बिंदी आ गया, मात्र इतना ही अंतर है। और इसी तरह से मान लीजिए प्रश्न आ जाए कि ये चला ही जो है ये अपभ्रंश भाषा का कौन सा है, ये चला ही है कि ये चला ही है, तो अपभ्रंश भाषा का ये चला ही है। और अगर अवहट्ट का पूछ देगा तो आपको ये बताने, मात्र एक बिंदी का कमी है। हम लोग जो है हिंदी का परीक्षा दिए हैं, 20 नंबर में 18 नंबर 19 नंबर मिलता था हम लोग को, मिला भी है। तो कहने का मतलब हम लोग ऐसे ही छोटे छोटे चीज़ पर ध्यान देते हैं। ये हलंत, जैसे मान लीजिए र लिखा है तो ऐसे र है, ये हलंत है, ये आपका आधा हो गया। उसी तरह जैसे आपका उत्योग है, उत योग है, तो इस उपयोग लिख देते हैं तो यहाँ इतना क्या रहेगा, एक हलंत रहेगा। ऐसी छोटी छोटी बातों को जो है इसमें ध्यान रखना पड़ता है। व्याकरण है और व्याकरण जितना ही आप गहन अध्ययन करेंगे, जितना ही जो है सीरियस होकर पढ़ेंगे, उतना ही आप जो है इसमें समृद्ध होंगे। हिंदी भाषा में, हिंदी में एक बिंदी का और एक हलंत का, एक अनुनासिक का, एक चंद्रबिंदु का बहुत ही बड़ा महत्व होता है, एक कामा का महत्व तक होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमको पढ़ाना पड़ता है। और ये चूँकि अवहट्ट भाषा का व्याकरण हम पढ़ा रहे हैं आपको, इस अवहट्ट भाषा से ही हमारी हिंदी का जो है स्टार्ट होता है, नवीन रूप प्राप्त करता है। तो आपको यह विशेष जो है स्टडी और विशेष महत्वपूर्ण जो है यह स्टडी का विषय है। तो इस नाते हम ये कह रहे हैं कि ये जो वीडियो था, अगर हम चाहे तो एक वीडियो में भी ख़त्म कर सकते थे, 2 वीडियो में भी ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन हमको संतुष्टि नहीं मिलेगी। और जब हमको संतुष्टि नहीं मिलेगी तो हमारे बच्चों को भला कैसे संतुष्टि होगा। तो इस नाते थोड़ा वीडियो है और ये बन गया तो फिर बन गया, फिर बन नहीं पाता है। तो इस नाते जो है आपको हम एक बृहद स्तर पर पढ़ा रहे हैं और एक बार 2 बार पढ़ने के बाद आप जो है आपके हृदयगम हो जाएगा, मतलब आपको कंठस्थ हो जाएगा, आपके हृदय में अंतस्थ हो जाएगा, ठीक है। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर हमारा यह वीडियो और इसके पूर्व का वीडियो जो है, अगर आपको अवहट्ट भाषा का व्याकरणिक स्वरूप पढ़ना है तो अवहट्ट भाषा का मेरा जो है 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां और ये 18वां वीडियो है। और इसके पहले मैं अपभ्रंश और प्राचीन हिंदी का 1 से 10 तक पढ़ा चुका हूँ, उसको भी अगर आपको देखना हो तो हमारे प्ले स्टोर में जाकर के, प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर जो है लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें तथा बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, ताकि हमारे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बिना देर किए हम अपना यह अवहट्ट भाषा का 8वां वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि मैंने इसके पूर्व के वीडियो में 6 ठो जो है हेडिंग बता चुका हूँ, अवहट्ट भाषा का व्याकरणिक स्वरूप। इसके बाद मैं यहाँ से 7वां से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ देखिए लिखा अवहट्ट शब्दावली में परिवर्तन। जो अवहट्ट भाषा में जो शब्दावलियाँ थीं उसमें क्या चेंजिंग हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है।
तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, आराम से देख लीजिए। अपभ्रंश से 3 प्रकार से अलग है। जो अपभ्रंश भाषा है उसमें जो है कुछ दूसरे प्रकार से लिखा जाता था, विदेशी शब्दों में, देसी शब्दों में और तत्सम शब्दों में, जबकि अवहट्ट भाषा में हम उन्हीं शब्दों को जो है दूसरे भाषा में दूसरे मतलब कुछ वर्ण परिवर्तन हो जाते हैं, कुछ मात्रा परिवर्तन हो जा रहे हैं, देख सकते हैं आप इसमें। तो यहाँ देखिए लिखा है अपभ्रंश शब्द और यहाँ लिखा है अवहट्ट शब्द, ठीक है। तो जो विदेशी शब्द जो है जैसे दुआ है, दीवान, ये दो जो है दुआ और दीवान ये क्या है, विदेशी शब्द हैं। और अपभ्रंश भाषा में बड़ा उद्दय पर बड़ा उपमात्रा जो है देकर के दुआ लिखा जाता था और दीवान में जो है एक का मात्रा देकर दीवान लिखा जाता था। जबकि जब अवहट्ट भाषा में हम आए हैं तो अवहट्ट भाषा में वही शब्द जो है द पर छोटा मात्रा हो गया है और दीवान में जो है छोटी ई का मात्रा हो गया है, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर उसी प्रकार से देखिए देसी शब्द, देसी शब्द में जैसे लोर, अपभ्रंश भाषा में लोर लिखा जाता था जो है, लेकिन जब जो है अवहट्ट भाषा में यह परिवर्तित होकर क्या हो गया, आंसू हो गया। क्या हो गया, आंसू हो गया। उसी प्रकार तत्सम शब्द में जैसे हम अपभ्रंश भाषा में घी लिखते थे तो जो है यहाँ पर जो है क्या हो गया, घृत हो गया, ठीक है। तो ये चेंजिंग हो रहा है, किसमें चेंजिंग हो रहा है, शब्दावली में, मतलब शब्दों के आवली में उसकी पक्ति में जो है क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा है अवहट्ट भाषा हिंदी के क्षेत्रीय बोलियों की बहुत निकट है। इससे आप देख सकते हैं कि आज भी हम लोग जैसे बोलते हैं कि आपकी दुआ है कि हम जो है हमको नौकरी लग गई, आपकी दुआ है कि हम फर्स्ट डिवीज़न पास हुए और आपकी दुआ से हम डिस्टिंक्शन नंबर लाए हैं। तो इस तरह से क्या लोग बोलते हैं, दुआ बोलते हैं। तो दुआ यह शब्द जो है अपभ्रंश भाषा में भी थी और जो है अवहट्ट भाषा में है, थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है, पर बड़ा उपमात्रा दुआ में है और अपभ्रंश में, और अवहट्ट में जो है छोटा उपमात्रा है। आज भी जो देखिए कोर्ट कचहरी में जो है दीवान लोग बैठते हैं, कोई कोई दीवान आज भी कहता है कि दीवान साहब हैं, दीवान साहब हैं। तो कहने का मतलब जो दीवान शब्द है वो अपभ्रंश भाषा का शब्द है और जो दीवान है वो अवहट्ट भाषा का शब्द है और यही अवहट्ट भाषा हमारी आज हिंदी में भी बोली जाती है। तो कहने का मतलब यही है कि जो हमारा अवहट्ट भाषा है वह एकदम हिंदी के निकट है, मतलब उसके एकदम करीब है, ठीक है, उसके समीप है। तो यहाँ लिखा है हिंदी के क्षेत्रीय बोलियों के बहुत निकट है। तो अब यहाँ क्षेत्रीय बोली आ रहा है, तो हिंदी हमारी क्या है, हिंदी जो हमारी भाषा है वह क्षेत्रीय बोलियों का एक समूह है, समुदाय है। क्या है, समूह है, समुदाय है। क्या है, समूह या समुदाय है। क्षेत्रीय बोलियाँ क्या हैं, जैसे बांग्ला, बिहारी, उड़िया, असमिया, पूर्वी बोली, पश्चिमी बोली, ठीक है। तो इस प्रकार की जो ये बोलियां हैं और वो स्थानीय हैं, जैसे बिहार का आपका मागधी भाषा है, तो इस प्रकार से महाराष्ट्र का मराठी भाषा है। तो इस प्रकार की जो वहाँ की क्षेत्रीय बोलियां हैं उन सभी का सम्मिलित रूप जो है मिला करके हमारी हिंदी समृद्ध होती है। पहली बात ये हो गया कि क्षेत्रीय बोलियों के समूह का नाम ही हिंदी है। दूसरी बात यह हुआ कि अवहट्ट भाषा से हमारी जो हिंदी है बहुत ही करीब की भाषा है, निकट की भाषा है, समीप की भाषा है। क्लियर। आठवां देखिए शब्दकोश अवहट्ट में। जो अवहट्ट भाषा का शब्दकोश है वह 4 शब्द भेदों से बना हुआ है। शब्द भेद इसको कहते हैं, शब्द भेदों से बना है। कौन शब्द भेद, 4 शब्द भेद हैं। पहला तद्भव, देशज, विदेशज, तत्सम, ठीक है। तो यहाँ तद्भव शब्द जो है आपको हम यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो अवहट्ट भाषा का जो शब्द भंडार है, स्टोरेज है, उसमें जो है सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग हुआ है, अवहट्ट भाषा में सर्वाधिक सबसे अधिक जो है तद्भव शब्दों का प्रयोग होता है। आज भी जो है आप समझिए कि 50-60% जो है वह किसका शब्द है, तद्भव शब्दों, जो अपभ्रंश से अवहट्ट में होती हुई आ रही है। पाली प्राकृत से होती हुई, पहले पाली थी, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, इससे जो है बिगड़ते बिगड़ते जितने अपभ्रंश शब्द हैं सबसे अधिक जो है जा करके अवहट्ट भाषा में समाये हुए हैं। ये क्लियर हो गया। फिर कुछ जो है देशज शब्द हैं वो भी जो है हमारे यहाँ जो अवहट्ट भाषा में है और वही धीरे धीरे हिंदी में भी आ रही हैं या हैं। तो जैसे खिखड़ी शब्द है, ये खिखड़ी को जो है हम लोमड़ी कहते हैं। तो अवहट्ट भाषा में लोमड़ी को क्या कहते थे, खिखड़ी कहते थे। फिर देखिए विदेशज शब्द हैं, ये भी लगभग 2-4-5% होंगे। तो ये जो है आपका कसीदा या खुदा, ये शब्द क्या हैं, ये विदेशज शब्द हैं। ये भी जो है हमारे अवहट्ट भाषा में इनका भी कुछ न कुछ योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। उसके बाद तत्सम शब्द, अपभ्रंश के अंत में पुनः तत्समीकरण होने लगा। कहने का मतलब यह है कि जो हमारी संस्कृत थी, संस्कृत के बाद पाली आई,
पाली के बाद प्राकृत आई, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आई, और अपभ्रंश से जो है आपका अवहट्ट भाषा हुआ, और अवहट्ट भाषा से हमारी क्या आ रही है, प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है कह रहा है कि अपभ्रंश के अंत में पुनः तत्समीकरण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह रहा है यहाँ पर, कि जैसे हमें यहाँ दो चीज़ चल रहा है। एक तो चल रहा है क्या कि संस्कृत से जो उसका कुछ रूप बिगड़ा या भ्रष्ट हुआ तो उसको क्या हुआ, पाली भाषा बनी, पाली में कुछ सुधार हुआ, कुछ मुँह बिगड़ा तो फिर क्या हुआ, प्राकृत भाषा का रूप चेंज हुआ। फिर उसके बाद जो है प्राकृत भाषा से उसका कुछ भ्रष्ट हुआ, कुछ उसका रूप बिगड़ा, कुछ तद्भव शब्दों की वृद्धि हुई तो अपभ्रंश में आया। ये तद्भव शब्दों को जो है वृद्धि हो रहा है, यहाँ जो दिखा रहे हैं हम, ये तत्सम शब्दों का वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। फिर अपभ्रंश भाषा से कुछ उसका रूप बिगड़ा, कुछ सुधार हुआ तो अवहट्ट भाषा में जो है तद्भव संख्या, तो क्या हो रहा है कि इसमें तद्भवों की संख्या क्या हो रही है, उत्तरोत्तर अवहट्ट भाषा में वृद्धि हो रही है, जो यहाँ ऊपर वाला है, तद्भव भाषा का सर्वाधिक वृद्धि हो रही है। इस हिसाब से जो है हर भाषा जो ऊपर से आ रही, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, ये धीरे धीरे सभी भाषाओं का रूप बिगड़ता जा रहा है। इस नाते जो है तद्भवों की संख्या क्या होती जा रही है, वृद्धि करती जा रही है, बढ़ता जा रहा है, जो है अवहट्ट भाषा में सर्वाधिक शब्द के रूप में आज की डेट में है। उसी प्रकार जो है यहाँ तत्सम शब्द, इसका विपरीत देखिए, अपभ्रंश के अंत में पुनः तत्समीकरण होने लगा, लेकिन यहाँ जो है अपभ्रंश तक तो ज़्यादा बिगड़ा, अपभ्रंश तक तो ज़्यादा बिगड़ा। उसके बाद फिर यहाँ से अपभ्रंश तो जो है तद्भव शब्द तो आ ही रहे थे, लेकिन कुछ कुछ जो है अब तत्सम शब्द भी इसमें जो है जुटने लगे। जैसे आपका घी का क्या हो गया, घृत होने लगा। ठीक है, अग्नि का क्या हो, आग का क्या हो गया, अग्नि होने लगा। तो इस प्रकार से जो है अब यहाँ पर जो है पुनः तत्समीकरण शुरू हो गया, मतलब तत्सम शब्द जो है अवहट्ट भाषा में अपभ्रंश के अंत में पुनः तत्समीकरण होने लगा। पुनः जो है जो उसका जो है स्तर था तद्भव भाषा का, वो लगातार नीचे गिरता जा रहा था, लेकिन जब जो है हमारा अवहट्ट भाषा का समय आया तो उसमें फिर जो है तत्सम शब्दों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। क्लियर हो गया। फिर देखिए यहाँ 9वां हेडिंग है, स्वरांत बढ़ गए, व्यंजनात घट गए। स्वरांत जो है बढ़ गए और व्यंजनात घट गए। ये बात वही है कि आप यहाँ देखिए स्वरांत, यहाँ जो आपको तय दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ क्लियर करके। स्वरांत बढ़ गए, व्यंजनात घट गए। ठीक है, ये आपका हेडिंग है 9वां का। अब इसमें क्या शब्द क्या है, जग और जगत। जैसे पहले क्या लिखा जाता था, जगत, और अब क्या लिखा जाने लगा, जग। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्वरांत बढ़ गए, स्वरांत क्या है, बढ़ गए। अब देखिए जो जग है यह जो है व्यंजन वर्ड है। कौन वर्ड है, व्यंजन वर्ड है। ये जो ग हमारा दिखाई दे रहा है, देखने में तो एक ही अक्षर लग रहा है, ग दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो है व्यंजन वर्ड है। इस ग में ग प्लस य जुटा हुआ है। ये दो शब्द दो वर्ड इसमें हैं, ग और यह दोनों जुटा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये लास्ट में आ रहा है, ग के अंत में क्या है, ये आ रहा है, तो ये क्या है, स्वर है। ये क्या है, यह जो ये है क्या है, स्वर है। तो स्वरों का क्या हो रहा है, स्वर का अंत हो रहा है, स्वरों का क्या हो रहा है, अंत हो रहा है। तो यही कह रहा, स्वरांत बढ़ गए और व्यंजनात घट गए। तो व्यंजनात क्या घट गए, तो ये जो आपका तय था इस प्रकार था, यहाँ तय जो है हलंत है, यहाँ तय हलंत है। तो यहाँ देखिए जो जगत लिखा गया है, जगत, यहाँ हलंत है। इस तय में जो है आपको सिर्फ तय व्यंजन भर है, तय जो है केवल व्यंजन भर है, इसमें स्वर की संख्या नहीं है, स्वर नगण्य है, मतलब खत्म है, स्वर जो है यहाँ पर नहीं है, क्योंकि तय के बाद ये हलंत है तो ये आधा तय है। ठीक है, ये तय क्या है, आधा तय है। ठीक है, तो ये आधा तय है, तो जब तय है तो क्या हुआ, केवल व्यंजन बचा। क्या बचा, तय में व्यंजन बचा, तो व्यंजन क्या हो गए, बढ़ गए, व्यंजन नहीं, व्यंजनात घट गए। तो ये जो व्यंजनात वाले शब्द थे ये घट गए, मतलब ये आला खत्म हो गया, ये तय जो है क्या हो गया, खत्म हो गया। अब केवल सिर्फ हमारा जग भर बचा। एक बार और क्लियर कर लीजिए।
जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा था जगत, ये जगत किस भाषा में लिखा जाता था, यहाँ तय के नीचे हलंत रहेगा, ये आपका रहेगा अपभ्रंश भाषा में, ठीक है। उसके बाद जब आपका अवहट्ट भाषा आया तो इसमें क्या हुआ, केवल जग हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो है स्वरांत बढ़ गए, ठीक है। अब देखिए और व्यंजनात घट गए, तो तय जो है आपका आधा तय है, जिसमें पूर्ण व्यंजन है, इसमें स्वर की मात्रा नहीं, यहाँ स्वर क्या है, नहीं है, ठीक है। तो क्या हो गया, व्यंजनात घट गए, जो व्यंजन वाले वर्ड थे उनकी संख्या धीरे धीरे क्या हो रही है, घट रही है। और स्वरांत मतलब जो स्वर है, जैसे ग के अंत में क्या आ रहा है, यह, जैसे ज ग के बाद क्या आ रहा है, यह ज ग ज ग, तो इस तरह से ग आ रहा है। तो यहाँ पर जो ग के बाद य आ रहा है, इसमें हमारा स्वर है। तो क्या हुआ, इसका सूत्र यही है कि जो अब अवहट्ट भाषा का समय आ रहा है आया, तो उस समय जो है स्वरांत क्या हुए, बढ़ गए, स्वरांत जो है बढ़ गए, और व्यंजनात क्या हो रहे हैं, घट गए, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यहाँ देखिए 10वां शीर्षक है स्त्रीलिंग शब्दों में अकारांत की वृद्धि। यहाँ आप देख सकते हैं स्पष्ट, स्त्रीलिंग शब्दों में अकारांत की वृद्धि। कोई हेडिंग मतलब दोबारा भी आ गया है इसमें, तो चूँकि इससे आपको पुनः जो है रिपीट हो जाएगा, पुनः आपकी स्मृति में आ जाएगी, तो इससे जो है आपकी स्मृति, इससे मालूम हो जाएगा कि आपकी स्मृति कितनी तेज है। तो स्त्रीलिंग शब्दों में अकारांत की वृद्धि, तो जो स्त्रीलिंग शब्द थे अवहट्ट भाषा में, ये जो आपका भिक्षा है, ये अवहट्ट अपभ्रंश भाषा का शब्द है, और आपका ये जो है भीख जो है अवहट्ट भाषा का शब्द है, अवहट्ट भाषा का शब्द है, ठीक है। तो भिक्षा में देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ही है कि जो है वर्ण के पीछे अकारांत उकारांत, आपने जो है कुछ बच्चे जानते भी होंगे और कुछ बच्चे नहीं जानते हैं। हमारा काम है कि सभी बच्चों को बताना, जिसको आएगा उसका जो है पुनः जो है रिपीट हो जाएगा, और जिसको नहीं आता उसको नई एक नवीन चीज़ जो है प्राप्त होगी। आप संस्कृत के शब्दों में जाइएगा तो वहाँ पर प्रायः लिखा जाता है अकारांत शब्द, इसको जानना बहुत जरूरी है। आकारांत शब्द, उकारांत शब्द, बड़ा उकारांत शब्द, इस तरह से जो है शब्द रहते हैं, ठीक है। बच्चे पूछते हैं कि ये अकारांत, उकारांत, आकारांत, इकारांत ये क्या है, इकारांत, बड़ी इकारांत ये क्या है, ये उनको समझ में नहीं आता है कि ये क्या है, ये समझ नहीं पाते हैं। तो अकारांत का मतलब होता है जिस शब्द के पीछे ये आता हो वह अकारांत शब्द। जैसे आपका राम है, तो मैं के पीछे क्या है, यह है, म है, ठीक है। तो जिस शब्द के पीछे यह छुपा हो या जिस शब्द के अंत में यह आ रहा हो, वो जो है अकारांत शब्द कहलाते हैं। कौन शब्द कहलाते हैं, अकारांत। अब जैसे यहाँ रामा हम कर दें, तो रामा में देखिए मैं पे आक मात्रा है, तो यहाँ क्या है, आ रहा है, तो ये क्या शब्द है, अकारांत शब्द है। उकारांत में छोटा उका मात्रा आता है, तो यहाँ पर आप समझिए जैसे रामू है, इस तरह से, तो ये रामू है, ठीक है। तो ये रामू तो रहेगा नहीं, क्योंकि रामू में बड़ा उक मात्रा होता है। यहाँ पर आप समझ लीजिए दयालु, दयालु, तो दयालु देखिए आपका शब्द में लय में जो है छोटा उक मात्रा आ गया है, और उकारांत में बड़ा उका मात्रा है, तो इसमें आप देखिए रामू। उसके बाद इकारांत में जो छोटी का मात्रा है, तो इसमें क्या रहेगा, जैसे दिन, ठीक है। इकारांत में जैसे बड़ा ई का मात्रा है, तो ये हो जाएगा जो है रानी, ठीक है। तो यह जो है रानी भी हो गया, पानी भी हो गया है, उसके बाद दानी हो गया। इस तरह से ये सारे शब्द क्या हैं, बड़े इकारांत शब्द हैं, ठीक है। ये आपके उदाहरण के लिए मैं बताया हूँ। तो यहाँ आप देख लीजिए स्त्रीलिंग शब्दों में अकारांत की वृद्धि, तो इसका मतलब था कि स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ की जगह अकारांत की वृद्धि होने लगी। तो यहाँ आप देखिए जैसे दो वर्ड दिए गए हैं, यहाँ पर एक दिया है भिक्षा और एक दिया है शिक्षा।
भिक्षा और एक दिया है शिक्षा। तो देखिए यहाँ पर 6 में कौन मात्रा आ रहा है, आ का मात्रा है, तो ये क्या हो रहा है, आकारांत हो रहा है। क्या हो रहा है, आकारांत हो रहा है। तो आकारांत में जो है शब्दों में क्या हुआ, यह होने लगा, क्या होना है, अकारांत होने लगा। क्या होने लगा, अकारांत होने लगा। ठीक है, जिसके अंत में यह आवे। तो ये जो है शिक्षा जो है भिक्षा क्या हो गया आपका, भीख हो गया। भिक्षा क्या हो गया, भीख हो गया। और शिक्षा क्या हो गया, सीख में परिवर्तित। यहाँ देखिए अब लास्ट में यह आ रहा है, भीख, तो यह आ रहा लास्ट में, सीख, यह आ रहा लास्ट में। तो जो अकारांत शब्द थे स्त्रीलिंग शब्दों में, भिक्षा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, और ये शिक्षा भी स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये दोनों जो स्त्रीलिंग शब्दों थे उस समय, जो अपभ्रंश भाषा में जो है स्त्रीलिंग शब्दों में अक्सर जो है आ का मात्रा आ रहा था लास्ट में, आकारांत शब्द का प्रायः जो है वहाँ पर प्रचलन था। तो वो आकारांत जो है अब किसमें, अवहट्ट भाषा में आते आते किसमें जो है होने लगा, आकारांत में होने लगा, अकारांत में होने लगा। किसमें होने लगा, अकारांत में होने लगा। क्लियर। ये सब जो है ऐसे ही प्रश्न आ जाएगा आपका कि टेट हो चाहे सुपर टेट हो, चाहे जो है सी टेट हो, या टेट टीजीटी हो, पीजीटी हो, या अपर क्लास एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई भी हो, तो उसमें जो ऐसे ही प्रश्न आ जाएगा कि जो है भिक्षा जो है किस भाषा का शब्द है, तो आप लिखेंगे यह अपभ्रंश भाषा का शब्द है, और भीख जो है अवहट्ट भाषा का सीख है। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि स्त्रीलिंग शब्दों में अकारांत हुआ कि आकारांत हुआ, तो आप वहाँ लिखेंगे अकारांत हुआ। ठीक है, अमरूद वाला यह वाला, ठीक है, अमरूद वाला यह लिखाइएगा, अमरूद ऐसे अमरूद होता है। ठीक है, अमरूद वाला। ठीक है, क्लियर। फिर देख रहा है च का य में परिवर्तन। जो च शब्द था उसका किस में परिवर्तन हो रहा है, य में चेंजिंग हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। जैसे वचन का क्या हो गया, वयण। जो आपका च शब्द है, यहाँ देखिए च शब्द, वो किस में बदल गया, य में बदल गया। तो वचन का क्या हो गया, वयण। वचन का क्या हो गया, वचन का क्या हो गया, वयण। ठीक है, तो देखिए आप कि जो वचन है ये आपका भ्रंश शब्द है, और ये जो वयण है आपका, ये कौन शब्द है, आपका जो है अवहट्ट शब्द है। आप लोग भी जब हम बोलें तो आप लोग अपने मन में बोलते रहिए। जब आप बोलेंगे तो आपका जो है कंठ खुलेगा, और जब कंठ खुलेगा तो वो आपके माइंड में जाएगा, आपके अवचेतन मन में जाएगा, और वो आपकी मेमोरी में जाकर सेव हो जाएगी। तो जब हम आपसे पूछें तो आप जो है बताते जाइए। ये समझ लिए कि ऑनलाइन क्लास चल रहा है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 12वां है अकारण द्वितीय करण। यह कारण मैंने बिना कारण का, कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है बिना कारण जो है द्वितीय करण शब्दों का हो रहा था। जैसे यहाँ पर देख लीजिए ठाकुर। ठाकुर शब्द जो है आपका क्या है, अपभ्रंश शब्द है, और आपका जो ठक्कुर है ये अवहट्ट शब्द है। ठीक है, इसी प्रकार ये भी जो है ये आपका अपभ्रंश शब्द है, और ये आपका अवहट्ट शब्द है। ठीक है, तो यहाँ जो ठाकुर था वो भी ठीक था, लेकिन बिना कारण, बिना जो है ज़रूरत का जो है यहाँ पर जो है अपभ्रंश भाषा में इसका द्वितीयकरण हो रहा, मतलब एक ही अक्षर का 2 बार हो रहा। जैसे आपका ठाकुर में आप यहाँ देखिए उदाहरण के रूप में, जैसे आपका यहाँ ठाकुर लिखा हुआ है, तो यहाँ यह कारण जो है ये क्या हो गया, ठक्कुर हो रहा है। ये जो क आपका है यह जो है 2 बार लिखा जा रहा है, द्वितीयकरण इसी को कहते हैं, और वो भी बिना कारण का, कोई बिना ज़रूरत का, कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी जो है इसको जो है उस समय अवहट्ट भाषा में लोग इसको जो है ठक्कुर बोलने लगे। इसी तरह जो है हजार शब्द है। ठीक है, तो हजार शब्द को जो है अब अवहट्ट भाषा में लोग हजार बोलने लगे। जैसे हजार, 10,000 मान लीजिए यहाँ लिखा जाता है कि 10,000, तो कोई व्यक्ति कहता है 10,000, क्या बोलता है, 10,000 रुपया। ठीक है, कोई लेता रहता है, मतलब कोई पैसा आदमी लिया रहता है, तो कहता है कि भाई हमारा पैसा दे दो, तो कहता है कितना देना है, तो कहता है अरे यार हमको 10,000 रुपया चाहिए। ठीक है, तो मालूम पड़ता है कि वो हमको धमकी टाइप का देता है कि कितना पैसा, इतना पैसा देना है।
तुमको देना है। तो इस प्रकार से 1000 का क्या हो गया 1000। इसी प्रकार जैसे 50 है, ठीक है, तो 50 को लोग क्या बोलते हैं 50 रुपये, क्या बोलते हैं 50 रुपये। मालूम पड़ता है कि 50 रुपये कितना ज़्यादा रुपया है कि हम दे नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है, इस तरह से जो है एक कारण जो है द्वितीयकरण जो है शब्दों का हो रहा था। उसी प्रकार 50 है, उसी प्रकार देखिए यहाँ दुकान है, दुकान को भी लोग होते हैं अरे भी है अभी भाई हमको अपना दुकान बंद करना है, दुकान भी कह सकते हैं, फिर कहते हैं हमको तो अभी अपना दुकान बंद करना है। तो इस तरह से ये प्रचलन जो है अवहट्ट भाषा में चली। कैसे, अपभ्रंश भाषा में जैसे ठाकुर था तो ठक्कुर हो गया, 1000 का 1000 हो गया, दुकान का दुकान हो गया, 50 का 50। इस तरह से जो है मान लीजिए परीक्षा में आ जाएगा कि ठक्कुर 1000 दुकान 50, तो ये किस भाषा का शब्द आप कहेंगे, ये अवहट्ट भाषा का। और सीधा सीधा जैसे ठाकुर 1000 दुकान 50 या जो है आपका अपभ्रंश भाषा के शब्द हैं। क्लियर। फिर आप देखिए यह श्रुति शब्दों का प्रचलन चल रहा था। यह श्रुति शब्दों का जो है एक प्रचलन चल रहा था। जैसे आप यहाँ देखिए श्रृंगाल लिखा है, तो श्रृंगाल का क्या हो गया श्यार हो गया। श्रृंगाल का क्या हो गया, अपभ्रंश भाषा में जो है आपका ये श्रृंगाल लिखा जाता था। और अपभ्रंश भाषा में अधिकतर तत्सम शब्दों का भी प्रयोग दिखाई देता है। जैसे यहाँ देख लीजिए श्रृंगाल है, ये तत्सम शब्द है, और ये जो है आपका कोकिल, ये भी जो है अपभ्रंश शब्द है, ठीक है। तो अब मतलब अपभ्रंश भाषा में अधिकतर जो है तत्सम शब्दों का भी प्रयोग है। तो इस तरह से जो श्रृंगाल है क्या तत्सम शब्द है, कोकिल तत्सम शब्द है जो अपभ्रंश भाषा का शब्द है। लेकिन जब अवहट्ट भाषा आपका आया तो इसमें जो है अश्रुति का जो है प्रयोग होने लगा अवहट्ट भाषा में। यह श्रुति मतलब जो आपका यह में परिवर्तन होने लगा, मतलब यह शब्द जो है आने लगे, बीच बीच में क्या शब्द आने लगे, यह आने लगे। जैसे अल्प प्राण का यह में परिवर्तन, यहाँ देखिए सूत्र लिखा है अल्प प्राण का यह में परिवर्तन। तो जो आपका क ख ग मैंने आपको बताया था, यहाँ देख सकते हैं कोकिल, ठीक है। ये क्या हो गया कोयल, क्या हो गया कोयल। किस भाषा में, ये आपका अपभ्रंश भाषा था और ये आपका अवहट्ट भाषा है, ठीक है। तो इसमें जो है जो ये क है ये कौन है शब्द है, अल्प प्राण है। आप अंग्रेजी इसका लिखिए तो क्या होगा के ये, तो के क्या है अल्प प्राण व्यंजन है, अल्प प्राण व्यंजन है। तो जो ये अल्प प्राण व्यंजन थे ये किस में परिवर्तन हो गए, यह में। किस में हो गए, यह में। तो ये क जहाँ पर को की जगह को है ये है, ल की जगह पर ल है ये है, केवल जो है किल जो है किल जो था वो किस में बदल गया, यह में बदल गया। तो कोकिल के जगह पे क्या हो गया कोयल, कोकिल के जगह पर क्या हो गया कोयल हो गया, ठीक है। ये जो आपका क था ये यह में परिवर्तित हो गया, ठीक है। तो इसका सूत्र है कि जो है यह श्रुति नाम सूत्र है और ये जो है इसका सूत्र का आधार है अल्प प्राण का यह में चेंजिंग। जो अल्प प्राण अक्षर थे वो किस में परिवर्तन हो गए, यह में परिवर्तित हो गए। उसी तरह आपका श्रृंगाल है, श्रृंगाल है, तो श्रृंगाल में जो ग है आपका ये भी आपका जीए है, ये आपका अल्प प्राण है अक्षर है, कौन अक्षर है अल्प प्राण अक्षर है। ये आपका ग जो है किस में परिवर्तन हो गया, यह में हो गया, तो हो गया श्यार। श्री हट गया आपका हो गया श्यार, श्रृंगाल से क्या हो गया श्यार हो गया, ठीक है। ये आपका भ्रंश भाषा का शब्द है श्रृंगाल और ये आपका श्यार जो है अवहट्ट भाषा का शब्द है, अवहट्ट भाषा का शब्द है। क्लियर। फिर देखा शब्द अधिक से अधिक अकारांत पुनः होने लगे। तो मैंने आपको एक चीज़ बताया है कि जो है इसके पूर्व की वीडियो में यहाँ देख लीजिए कि स्त्रीलिंग शब्दों में अकारांत की वृद्धि। तो जो ये तो क्लियर है कि स्त्रीलिंग शब्दों में तो हो ही रहा था अकारांत जो है शब्दों की वृद्धि, उसके साथ साथ सभी शब्दों में मतलब उस समय जो भी शब्द थे वो अधिक से अधिक जो है अकारांत जो है शब्दों में उनका जो है चेंजिंग हो रहा था, रूप परिवर्तन हो रहा था। तो यहाँ आप मैंने लिख दिया है, देख लीजिए कि यहाँ जैसे संस्कृत लिखा है, यहाँ अपभ्रंश लिखा है और यहाँ अवहट्ट लिखा है। तो जो संस्कृत के शब्द थे वही पुनः देखिए अवहट्ट में आ रहे हैं। जैसे मन का मन हो गया, जन का जन हो गया,
तन का तन हो गया, धन का धन हो गया। तो जो संस्कृत के शब्द थे जो है वही पुनः जो है अवहट्ट भाषा में आ गए। बीच में क्या हुआ, अपभ्रंश भाषा जब आया था, यह अपभ्रंश भाषा, तो इसमें जो है उकार की मात्रा बढ़ गई थी। किसका? उकार की मात्रा, उकार की मात्रा। प्रश्न भी एक आता है कि अपभ्रंश भाषा में किस शब्द का कौन सा किस प्रकार की भाषा थी, अपभ्रंश भाषा किस प्रकार की भाषा थी। यहाँ मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि अपभ्रंश भाषा किस प्रकार की भाषा थी। तो उसमें आप लिख सकते हैं उकार भाषा। क्या लिख सकते हैं? उकार। मतलब वहाँ के जो शब्द थे अपभ्रंश में अधिकतर उसमें छोटा ऊ का मात्रा लिखा जाता है, जैसे राजू, ठीक है, बाबू में सब ऊ आ रहा है ना, छोटा ऊ मात्रा बड़ा ऊ मात्रा, तो ये उकार शब्द हैं। तो इससे शब्दों का प्रयोग अपभ्रंश भाषा में अत्यधिक थी। तो इस तरह से अगर हम एक तरफ से कह सकते हैं कि अपभ्रंश भाषा किस प्रकार की भाषा थी, तो अपभ्रंश भाषा उकार शब्दों की भाषा थी। एक उदाहरण यहाँ भी देख लीजिए कि जैसे मन था, तो अपभ्रंश संस्कृत में मन था, तो क्या हो गया अपभ्रंश में? मनु हो गया। जन का क्या हो गया? जनू हो गया। तन का क्या हो गया? तनु हो गया। और धन का क्या हो गया? धनु। अब यहाँ से जो है फिर देखिए, जो हम मेरा मेन हेडिंग है उसमें आइए, फिर देखिए यहाँ पर लिखा शब्द अधिक से अधिक अकारांत पुनः होने लगे। अब जो शब्द जो है उकारांत थे वह पुनः क्या हो गए? अकारांत थे। ये लास्ट में ऊ आ रहा है। अब इसमें जय में देखिए लास्ट में क्या आ रहा है? जन। जन जब बोलेंगे आप तो क्या होगा? जन। क्या होगा? जन। न जो है यहाँ हलंत नहीं है, तो यह जो है व्यंजन वर्ड है जिसमें न भी है और प्लस यह भी है। जब इसके नीचे हलंत आ जाता तो केवल यह न भर रहता, लेकिन देखिए यहाँ न पूरा है, तो इसके मतलब इसके पीछे जो है यह छुपा हुआ है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण मैं देख रहा हूँ, मन, मनु, उसके बाद मन। तो यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ मनु आया। क्या आया? मनु आया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो अपभ्रंश भाषा था उसमें उकार की मात्रा अधिक थी। इसी तरह का जो है अपभ्रंश भाषा में 2-3 प्रश्न बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है और जो बहुत ही दिमाग वाला प्रश्न बनता है। मैं आपके सामने उसको प्रस्तुत करता हूँ क्योंकि वह चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। ऐसे मान लीजिए मैंने आपको बताया, यहाँ देखिए 3 प्रश्न है, यह अपभ्रंश भाषा से संबंधित है। मैं अपभ्रंश भाषा से संबंधित लगभग 20 प्रश्न जो है विकल्पी और वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो है सेट बना करके जो अपभ्रंश भाषा का हमारा वीडियो, उसमें तो मैंने इसी प्रकार का 20 ठो जो है एक 2 वीडियो बनाया हूँ। इसमें एक जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का है और 20 प्रश्न लगभग जो है विकल्पी प्रश्न है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वह प्रश्न है अपभ्रंश भाषा से संबंधित, जो है उसको देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बाद जो प्रश्न कैसे आता है, जैसे अपभ्रंश भाषा में कैसे प्रश्न आएगा और टीजीटी, पीजीटी, सुपर टेट इत्यादि में कैसे प्रश्न आया है, मैं उसका जो है सेट बना करके अपने जो अपभ्रंश भाषा का वीडियो है उसके लास्ट में 9वां और 10वां जो वीडियो है उसमें मैंने उसको डाल दिया है। उसी में से मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, चूँकि उसका जो है बात यहाँ पर आ गया है कि जैसे यहाँ पर बात आ गया कि जो है अपभ्रंश भाषा किस प्रकार की भाषा थी, तो उकार ये बात आ गया, तो इस नाते मैं वहाँ से ले रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि उस तरह से अपभ्रंश भाषा से संबंधित यहाँ 3 प्रश्न बनते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये तीनों में थोड़ा फ़र्क है। यहाँ एक प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा के शब्दों में किस वर्ग की ध्वनियों की बाहुलता थी। जो हमारा अपभ्रंश भाषा थी, इसके पूर्व की वीडियो में जो पढ़ाया था उसमें से मैं पूछ रहा हूँ कि अपभ्रंश भाषा के शब्दों में किस वर्ग की ध्वनियों की बहुलता थी। तो इसका उत्तर होगा ट वर्ग। मतलब उस समय जो है अपभ्रंश भाषा जो था उसमें जो मात्राएं थीं उसमें किन मात्राओं की जो है मात्रा अधिक थी। तो मैंने जो आपको यहाँ दिखाई दिया है
कि देखिए यहाँ पर जो है शब्द अधिक से अधिक अकारांत पूर्ण होने लगे। तो यहाँ जो अपभ्रंश भाषा आप देख रहे हैं इसमें देखिए छोटा ऊ का मात्रा अधिक है, ठीक है। तो ये कौन शब्द हैं? उकारांत। तो आप जो है मैंने आपको एक टीवी की तरह दिखा दिया कि जो अपभ्रंश भाषा थे उसमें कौन सी मात्राओं की संख्या अधिक थी। तो आप निसंदेह जो है लिखेंगे उकार शब्दों की, उकार ध्वनियों की मात्राओं का जो है अधिक थी। और उसमें जो है ट वर्ग के जो अक्षर थे वो ट वर्ग के जो अक्षर थे उनकी संख्या, जैसे ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, ये ट वर्ग के जो अक्षर थे सबसे अधिक थे अपभ्रंश भाषा में। ट वर्ग के जो अक्षर थे वो सबसे अधिक थे अपभ्रंश भाषा में, ठीक है। ये बात हो गया। दूसरा बात, अपभ्रंश किस प्रकार की भाषा है? तो मात्राओं में अगर जाएंगे तो उकार की मात्रा अधिक थी। अगर हम वर्ण में जाएंगे, वर्ण में तो ट वर्ग की भाषा अधिक थी, ट वर्ग के वर्णों की संख्या अधिक थी। अगर मात्रा में आ रहे हैं, स्वर में आ रहे हैं, तो उसमें कौन था? छोटा ऊ का मतलब उकार का हो गया। ये दो चीज़ हो गया, एक वर्ण हो गया, एक हो गया आपका स्वर या ध्वनि हो गया। तो ध्वनियों में आपका हो गया उकार की मात्रा और वर्ण में हो गया आपका ट वर्ग, ठीक है। और तीसरा जो प्रश्न है वह यह है कि अपभ्रंश किस प्रकार की भाषा है। एक प्रकार पूछता है कि अपभ्रंश किस प्रकार का भाषा है। देखिए दोनों में एक ही लैंग्वेज लिखा है। अब अपभ्रंश किस प्रकार की भाषा है, अपभ्रंश किस प्रकार की भाषा है। तो अगर उकार आता है तो आप उकार लिखेंगे। अगर वियोगात्मक आता है, ये मतलब स्वरूप है, ये इसका स्वरूप समझिए कि अपभ्रंश का स्वरूप क्या है। तो वियोगात्मक भाषा है। जिस तरह संस्कृत का वियोगात्मक है, अपभ्रंश का भी वियोगात्मक है, हिंदी का भी भाषा का जो स्वरूप है वो वियोगात्मक है, ठीक है। तो इस प्रकार का प्रश्न मैं आपको जो है अवहट्ट भाषा में भी देने वाला हूं। जब हमारा ये व्याकरण वाला जो है वीडियो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं जो है आपको लास्ट वीडियो में, 2 वीडियो में जो है आपको अपभ्रंश अवहट्ट से संबंधित जो है अवहट्ट से संबंधित भी आपको मैं वस्तुनिष्ठ और जो है वैकल्पिक अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है का 2 वीडियो बनाऊँगा, जिसमें जो है आपको टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी इत्यादि महत्वपूर्ण परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो अब हम जो है अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको जो है अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। इसके बाद जो है ये जो मैं आपको पढ़ाया हूँ अवहट्ट भाषा का जो है मैंने शब्दगत जो है अवहट्ट से अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश से अवहट्ट भाषा में जो परिवर्तन हुआ है, जो चेंजिंग हुआ है, उसको मैंने आपको इसको इस वीडियो में बताया हूँ। अब आगे की वीडियो में जो मैं आपको क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में क्या परिवर्तन हुआ अपभ्रंश भाषा से अवहट्ट भाषा में, इसमें बहुत ही मनोरंजनपूर्ण और महत्वपूर्ण और जो है ज्ञानवर्धक बातें मैं आपको बताऊंगा जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगी। अगर यह हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।